आज की कहानी का शीर्षक है प्रतिदिन। जब से हम इस कस्बे में आए हैं, पड़ोसियों के नाम पर अजीब से लोगों का साथ मिला है। हर रोज की उनकी आपसी लड़ाई को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। कब्र में पैर लटकाए बैठे ये वृद्ध दंपति पता नहीं किस बात की खींचातानी में जुटे रहते हैं। बैक गार्डन से देखें तो अक्सर ये बड़े प्यार से बातें करते हुए एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं। यही नहीं, ये एक दूसरे को बड़े प्यार से बुलाते भी हैं और पूछ कर नाश्ता करते हैं। तब इनके चेहरे पर रात की लड़ाई का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। हर रोज दिन की शुरुआत के साथ वृद्धा बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती। माथे पर बड़ी गोल सी बिंदी, बालों में लाल रिबन, चमचमाता सूट, जैकेट और एक हाथ में कबूतरों को डालने के लिए दाने वाला बैग तथा दूसरे हाथ में छड़ी। धीरे धीरे कदम रखते हुए बाहर निकलती है। 2-3 घंटे बाद जब वृद्धा की वापसी होती तो एक बैग की जगह उनके हाथों में 3-4 बैग होती। बस स्टॉप से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, अतः वह किसी न किसी को सामान घर तक छोड़ने के लिए मना लेती। शायद उनका यही काम उनके पति के क्रोध में घी का काम करता और शाम ढलते ढलते उनकी शुरू होती पति की गालियों की बौछार। गालियाँ भी इतनी अश्लील कि आजकल अनपढ़ भी उस तरह की गाली देने से परहेज करते। यह नित्य का नियम था उनका, हमारी आंखों देखा कानों सुना। हम जब भी शाम को खाना खाने बैठते तो उधर से भी शुरू हो जाता उनका कार्यक्रम। दीवार की दूसरी ओर से पुरुष वजनदार अश्लील गालियों का विशेषण जोड़कर पत्नी को कुछ कहता, जिसका दूसरी ओर से कोई उत्तर ना आता। मम्मी बहुत दुखी स्वर में कहती, छी छी, ये कितने असभ्य लोग हैं, इतना भी नहीं जानते कि दीवारों के भी कान होते हैं। दूसरी तरफ कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। मम्मी चाहती थी कि हम भाई बहनों के कानों में उनके अश्लील शब्द ना पड़े, इसलिए वह टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची कर देती। खाने के बाद जब मम्मी रसोई साफ करती और मैं कपड़ा लेकर बर्तन सुखाकर अलमारी में सजाने लगती तो मेरे लिए यही समय होता था उनसे बात करने का। मैं पूछती, मम्मी आप तो दिन भर घर में रहती हो, कभी पड़ोस वाली आंटी से मुलाकात नहीं हुई? तुम्हें तो पता ही है इस देश में हम भारतीय भी गोरों की तरह कितने रिजर्व हो गए हैं। मम्मी उत्तर देती, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों डिप्रेशन के शिकार हैं। बोलते समय वे अपना होश गवा बैठते हैं। कहते हैं ना मम्मी, कहने सुनने से मन का बोझ हल्का होता है। मैं अपना ज्ञान बघाड़ती। कुछ दिन बाद मेरी सहेली दीप्ति के यहाँ प्रीति भोज का आयोजन था और वह मुझे व मम्मी को बुलाने आई, पर मम्मी का कहीं जाना था इसलिए नहीं जा सकी। यह पहला मौका था कि मैं दीप्ति के घर गई थी। उसका बड़ा सा घर देखकर मन खुश हो गया। मेरी 2.5 कमरे के घर की तुलना में उसका 4 डबल बेडरूम का घर मुझे बहुत बड़ा लगा। मैं इस आश्चर्य से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि एक और आश्चर्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक मेरी नज़र ड्राइंग रूम के कोने में बैठी अपनी पड़ोसन पर चली गई। मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और दीप्ति के पास जाकर पूछ बैठी, यह वृद्ध महिला जो उधर कोने में बैठी है, तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? नहीं, पापा के किसी दोस्त की पत्नी है। इनकी बेटी ने जिस लड़के से शादी की है वह हमारी जाति का है। इनका दिमाग कुछ ठीक नहीं रहता, इस कारण बेचारे अंकल जी बड़े परेशान रहते हैं। पर तू क्यों जानना चाहती है? मेरी पड़ोसन जो है, इनका दिमाग ठीक क्यों नहीं रहता? इसी गुत्थी को तो मैं इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी, अतः दोबारा पूछा, बताना क्या परेशानी है इन्हें?
अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके दीप्ति बोली, अभी पागल है क्या? पहले मेहमानों को तो निपटा लें, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। 2-3 घंटे बाद दीप्ति को फुर्सत मिली। मौका देखकर मैंने अधूरी बात का सूत्र पकड़ते हुए फिर पूछा, तो क्या परेशानी है उनकी? बताओ ना। अरे वही जो घर घर की कहानी है। दीप्ति ने बताना शुरू किया। हमारे भारतीय समाज को पहले जो बातें मरने या मार डालने को मजबूर करती थी, जिन बातों के चलते वे बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते थे, उन्हीं बातों को ये अभी तक सीने से घुमाए लगाए घूम रहे हैं। आजकल तो समय बहुत बदल गया है, लोग ऐसी बातों को नज़रअंदाज करने लगे हैं। मैंने अपना ज्ञान बघारा। तू ठीक कहती है, नई पुरानी पीढ़ी का आपस में तालमेल हमेशा से कोई उत्साहजनक नहीं रहा। फिर भी हमें जमाने के साथ कुछ तो चलना पड़ेगा, वरना तो हम हीन भावना से पीड़ित हो जाएंगे, कहकर दीप्ति सांस लेने के लिए रुकी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, जब हम भारतीय विदेश में आए तो बस धन कमाने के सपने देखने में लग गए। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी डिग्रियां लेंगे, अच्छी नौकरियां हासिल करेंगे, अच्छे घरों से उनके रिश्ते आएंगे। हम यह भूल ही गए कि यहाँ का माहौल हमारे बच्चों पर कितना असर डालेगा। बिरादरी में तो जैसे इनकी नाक ही कट गई। अंकल ने इसी की सजा भुगत रहा है हमारा समाज, दीप्ति बोली। इनके 2 बेटे, 1 बेटी हैं। तीनों ऊंचे ओहदे पर लगे हुए हैं और अपने अपने परिवार के साथ आनंद से रह रहे हैं, पर उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। हुआ यूं कि इन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए अपनी बिरादरी की एक सुशील लड़की देखी थी। बड़ी धूमधाम से रिंग सेरेमनी हुई, मूवी बनी। लड़की वालों ने 200 व्यक्तियों के खाने पीने पर दिल खोल कर खर्च किया। लड़के ने इस शादी के लिए बहुत मना किया था, पर माँ ने एक न सुनी और धमकी देने लगी कि अगर मेरी बात न मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे को मानना पड़ा। बेटे ने कनाडा में नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी मिल गई तो वह चुपचाप घर से खिसक गया। वहाँ जाकर फ़ोन कर दिया, मम्मी मैं कनाडा में ही रहने का निर्णय लिया है और यहीं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर बसाऊंगा। आप लड़की वालों को मना कर दें। माँ बाप के दिल को तोड़ने वाली यह पहली चोट थी। लड़की वालों को पता चला तो आकर उन्हें काफ़ी कुछ सुना गए। बिरादरी में तो जैसे इनकी नाक ही कट गई। अंकल ने तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया, लेकिन आंटी उसी ठाट बाट से निकलती। आखिर लड़के की माँ होने का कुछ तो गुरूर उनमें होना ही था। इधर छोटे बेटे ने भी किसी ईसाई लड़की से शादी कर ली। अब रह गई बेटी। अंकल ने उससे पूछा, बेटी तुम भी अपनी पसंद बता दो, हम तुम्हारे लिए लड़का देखें या तुम्हें भी अपनी इच्छा से शादी करनी है। इस पर वह बोली कि पापा अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ाई करने के बाद इस बारे में सोचूंगी। फिर क्या सोचेगी? इसके पापा ने कहा, फिर तो नौकरी खोजेगी, अपने पैरों पर खड़ी होने के बारे में सोचेंगी। तब तक तुझे भी कोई मनपसंद साथी मिल जाएगा और कहेगी कि उसी से शादी करनी है। आजकल की पीढ़ी देश देशांतर और जाति पाति को तो कुछ समझती नहीं, बल्कि बिरादरी के बाहर शादी करने को एक उपलब्धि समझती है। इसी बीच दीप्ति की मम्मी कब हमारे लिए चाय रख गई पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी देखी, 5 बज चुके थे। अरे मैं तो मम्मी को 4 बजे आने को कहकर आई हूँ, अब खूब डांट पड़ेगी। कहानी अधूरी छोड़ उससे विदा लेकर मैं घर चली आई। कहानी के बाकी हिस्से के लिए मन में उत्सुकता तो थी, पर घड़ी की सुई की सी रफ्तार से चलने वाली यहाँ की जिंदगी का मैं भी एक हिस्सा थी। अगले दिन काम पर ही कहानी के बाकी हिस्से के लिए मैंने दीप्ति को लंच टाइम में पकड़ा। उसने वृद्ध दंपति की कहानी का अगला हिस्सा जो सुनाया वो इस प्रकार था।
मिसेस शर्मा यानी मेरी पड़ोसन वृद्धा कहीं भी विवाह शादी का धूम धड़ाका या रौनक देख सुन ले तो बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। आस पड़ोस को बीच सड़क पर खड़ी होकर गालियां देने लगती है। यह भी कारण है कि अंकल का हरदम घर में बैठे रहने का। दीप्ति ने बताया, एक बार पापा ने अंकल को सुझाया था कि आप रिटायर तो हो ही चुके हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए इंडिया घूम आते या भाभी को ही कुछ दिनों के लिए भेज देते। कुछ हवा पानी बदलेगा, अपनों से मिलेंगी तो इनका मन खुश होगा। यह भी करके देख लिया है। बड़े मायूस होकर शर्मा अंकल बोले थे, चाहता तो था कि इंडिया जाकर बसेरा बनाओ, मगर वहाँ अब है क्या हमारा। भाई भतीजों ने पिता से यह कहकर सब हड़प लिया है कि छोटे भाई को तो आप बाहर भेजकर पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। वहाँ हमारा अब जो छोटा सा घर बचा है वह भी रहने लायक नहीं है। 4 साल पहले जब मेरी पत्नी सुमित्रा वहाँ गई थी तो घर की खस्ता हालत देखकर रो पड़ी थी। उसी घर में विवाह कराई थी। बड़ा बूढ़ा घर, सास ससुर, देवर जेठ, नंदों की गहमा गहमी। अब क्या था, सिर्फ खंडहर, कबूतरों का बसेरा। बड़ी भाभी ने सुमित्रा का खूब स्वागत किया। सुमित्रा को शक तो हुआ था कि यह अकारण ही मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, पर सुमित्रा यह जांचने के लिए कि देखती हूँ वह कौन सा नया नाटक करने जा रही है, खामोश बनी रही। फिर एक दिन कहा कि दीदी किसी सफाई वाली को बुला दो, अब आई हूँ तो घर की थोड़ी साफ सफाई करवा जाऊँ। सफाई भी हो जाएगी, पर मैं सोचती हूँ कि तुम किसी को घर की चाबी दे जाओ तो तुम्हारे पीछे घर को धूप हवा लगती रहेगी। भाभी ने अपना विचार रखा। सुमित्रा मेरी सलाह लिए बिना भाभी को चाबी दे आई। आकर भाभी की बड़ी तारीफ करने लगी। चूँकि इसका अभी तक चालाक लोगों से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए भाभी इसे बहुत ही अच्छी लगी थी। पर भाभी क्या भला है वह तो मैं जानता था। वैसे मैंने इसे पिछली बार जब इंडिया भेजा था तो वहाँ जाकर इसका पागलपन का दौरा ठीक हो गया था। लेकिन इस बार रिश्तेदारों से मिलकर 1 महीने में ही वापस आ गई। पूछा तो बोला, रहती कहाँ। बड़ी भाभी ने किसी को घर की चाबी दे रखी थी, कोई बैंक का कर्मचारी वहाँ रहने लगा था। सुमित्रा आगे बताने लगी कि भाभी यह जानकर कि हम अब यहीं आकर रहेंगे खुश नहीं हुई, बल्कि कहने लगी, जानती हो कितनी महंगाई हो गई है, एक मेहमान के चाय पानी पर ही 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर उठी और अंदर से कुछ कागजात ले आई। सुमित्रा के हाथ में पकड़ाते हुए कहने लगी कि यह तुम्हारे मकान की रिपेयरिंग का बिल है जो किराएदार दे गया है। मैंने उससे कहा था कि जब मकान मालिक आएंगे तो सारा हिसाब करवा दूंगी। 14-15 हजार का खर्चा जो मैंने भर दिया। रिश्तेदारों से मिलने जाना, उनके संदेश पहुंचाना, घर में कोई मिलने आ जाए तो उसके पास बैठना, वह उठकर जाए तो व्यक्ति कोई दूसरा काम सोचे। रात खाने पीने के बाद देवरानी और जेठानी एक साथ बैठी तो यहाँ वहाँ की बातें छिड़ गई। सुमित्रा कहने लगी कि दीदी यहाँ भी तो लोग अच्छा कमाते खाते हैं, नौकर चाकर रखते हैं और बड़े मज़े से ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ तो सब काम हमें अपने हाथ से करना पड़ता है। दुख तकलीफ़ में भी कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि किसी बीमार की जाकर खबर ले आए। भाभी का जला दिल और जल उठा। वह बोली, सुमित्रा हमें भरमाने की बातें तो मत करो। एक तुम ही तो विलायत होकर नहीं आई हो, और भी बहुत लोग आते हैं और वहाँ का जो यशोगान करते हैं उसे सुनकर दिल में टीस सी उठती है कि आपने विलायत रहकर भी अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। सुमित्रा ने बात बदलते हुए पूछा कि दीदी उस सुनंदा का क्या हाल है जो यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल थी। उस पर भाभी बोली, अरे मज़े में है, बच्चों की शादी बड़े अमीर घरों में कर दी, खुद रिटायर हो चुकी हैं, धन कमाने का उसका नशा अभी भी नहीं गया, घर में बच्चों को पढ़ाकर दौलत कमा रही है। पूछती तो रहती है तेरे बारे में, कल मिलाना।
अगले दिन सुमित्रा से सुनंदा बड़ी खुशी होकर मिली। उलाहना भी दिया कि इतने दिनों बाद गांव आई हो, पर आज मिलने का मौका मिला, आज भी मत आती। सुनंदा के उलाहने में जवाब में सुमित्रा ने कहा, लो चली जाती हूँ। यह तो समझती नहीं कि बाहर वालों के पास समय की कितनी कमी होती। रिश्तेदारों से मिलने जाना, उसके संदेश पहुँचाना, घर में कोई मिलने आ जाए तो उसके पास बैठना, वह उठकर जाए तो कोई दूसरा काम सोचे। बस बस रहने दे अपनी सफाई। सुनंदा बोली, इतने दिनों बाद आई है, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी कह। आ भगत के बाद सुनंदा ने सुमित्रा को बताया, तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारा घर अपना कहकर किराए पर चढ़ाया है। 1200 रुपया महीना किराया लेती है और गांव मोहल्ले में सबसे कहती पीटती है, सुमित्रा और देवर जी तो इधर आने से रहे, अब मुझे ही उनके घर की देखभाल करनी पड़ रही है। सुमित्रा पिछली बार खुद ही मुझे चाबी दे गई थी। फिर आगे बोली, मुझे लगता है उसकी निगाह तुम्हारे घर पर है। तभी भाभी मुझसे कह रही थी कि जिस विलायत में जाने को हम यहाँ गलत सही तरीके अपनाते हैं, उसी को तुम ठुकरा कर आना चाहती हो। तेरे भले के लिए कहती हूँ, ऐसा गलती मत करना सुमित्रा। सुनंदा बोली, मैंने अपनी बहन समझकर जो हकीकत है बता दी। जो भी निर्णय लेना ठंडे दिमाग से सोच कर लेना। मुझे तो खुशी होगी अगर तुम लोग यहाँ आकर रहो। बीते दिनों की याद करके खूब आनंद लेंगे। सुनंदा से मिलकर सुमित्रा आई तो घर में उसका दम घुटने लगा। वह 2 महीने की जगह 1 महीने में ही वापस लंदन चली आई। विनोद भाई, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ कि क्या करूं। इधर से सब बेचकर इंडिया रहने की सोचूं तो पहले तो घर से किराएदार नहीं उठेंगे। दूसरी कोई जगह लेकर घर बनाना चाहूं तो वहाँ कितने दिन रह पाएंगे। बच्चों ने तो उधर जाना नहीं, यहाँ अपने घर में तो बैठे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। वहाँ तो किसी काम से भी बाहर निकलो तो जासूस पीछे लग लेंगे। तुम जान ही नहीं पाओगे कि कब मौका मिलते ही तुम पर कोई अटैक कर दे। यहाँ का कानून तो सुनता है। कमी तो बस इतनी ही है कि अपनों का प्यार, उनके 2 मीठे बोल सुनने को नहीं मिलते। बात तो तुम्हारी सही है। थोड़े सुख के लिए ज़्यादा दुख उठाना तो समझदारी नहीं। यहीं अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करो, विनोद ने उन्हें सुझाया। अब जब सारी उम्र खून पसीना बहाकर यहाँ गुजार दी, टैक्स देकर रानी का घर भर दिया, अब पेंशन का सुख भी इधर ही रह कर भोगेंगे। जिस देश की मिट्टी पानी ने आधी सदी तक हमारे शरीर का पोषण किया, उसी मिट्टी को हक है हमारे मरने के बाद इस शरीर की मिट्टी को अपने में समेटने का। और फिर अब तो यहाँ की सरकार ने भारतीयों के लिए अस्थि विसर्जन की सुविधा भी शुरू कर दी है। विनोद, मैं तो सुमित्रा को समझा समझा कर हार गया, पर उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। एक बार बड़े बेटे ने फ़ोन क्या कर दिया कि मम्मी आप दादी बन गई हैं, और एक बार अपने पोते को देखने आओ ना, बस कनाडा जाने की रट लगा बैठी है। वह नहीं समझती है कि बेटा ऐसा करके अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि उसे पोते को तुमसे मिलाने को इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं यहाँ आ जाता। तुम ही बताओ दोस्त, जिसने हमारी इज्जत की तनिक परवाह नहीं की, अच्छे भले रिश्ते को ठुकरा कर गोरी चमड़ी वाली से शादी कर ली, वह क्या जीवन के अनोखे सुख दे देगी इसे, जो अपनी बिरादरी वाली लड़की न दे पाती। देखना एक दिन ऐसा धत्ता बता कर जाएगी कि दिन में तारे नजर आएंगे। यार, मैंने सुना है कि तुम भाभी को बुरा भला भी कहते रहते हो। क्या इस उम्र में यह सब शोभा देता है? एक दिन विनोद ने शर्मा जी से पूछा। क्या करूं, जब वह सुनती ही नहीं। घर में सब सामान होते हुए भी फिर वही उठा लाती है। शाम होते ही खाना खाकर ऊपर जाकर जो एक बार बैठ गई तो फिर कुछ नहीं सुनेगी। फिर कितना पुकारूं, सिर खपाऊं, पर जवाब नहीं देती, जैसे बहरी हो गई हो। फिर एक पैग पीने के बाद मुझे भी होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरी कहानी सुनाते सुनाते दीप्ति को लंच की छुट्टी का भी ध्यान नहीं रहा।
घड़ी देखी तो 5 के ऊपर हो गए थे। दोनों ने भागते हुए जाकर बस पकड़ी। घर पहुंचते पहुंचते मेरे मन में आंटी की प्रति जो क्रोध और घृणा के भाव थे सब गायब हो गए थे। धीरे धीरे हम भी उनके नित्य का शब्द कीर्तन सुनने के आदी होने लगे।